Good morning, student. Welcome to our online classes. And today we will discuss our chapter number 20. And chapter topic is Let's Prepare Manure. So dig a small pit in a corner of your स्कूल. अपने स्कूल के कॉर्नर पे कहीं भी आप एक पिट मीन्स गड्ढा, ठीक है, छोटा सा गड्ढा. डिग मीन्स खोदना, ठीक है, गड्ढा आप खोद सकते हैं. नाउ कीप पुटिंग द ड्राइड लीव्स शेड फ्रॉम द लीव्स ब्रांचेस. अब आपको क्या पुट करना है, उसमें क्या डालना है, जो ड्राई लीव्स हैं जो कहाँ से शेड हुई हैं, ट्रीज से नीचे गिर जाती हैं, झड़ जाती है ना, पत्तियां फॉल डाउन हो जाती हैं लीव्स. उन ड्राइड लीव्स को आपको उस पिट में, उस गड्ढे में डालना है. एंड ब्रांचेस, अगर उसकी जो ब्रांचेस हैं ब्रोकन ब्रांचेस, उन्हें भी. एंड द पीलिंग ऑफ वेजिटेबल्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिड डे मील्स. अगर आपके स्कूल में मिड डे मील प्रिपेयर होता है तो वेजिटेबल्स बनाई जाती हैं, है ना, सब्जी बनाई जाती है, जो फूड मेकिंग किया जाता है उसमें वेजिटेबल्स के जो पील्स हैं, सब्जियों के जो छिलके होते हैं, उन्हें भी आप उस पिट में, गड्ढे में डाल सकते हैं. एंड द पीलिंग ऑफ फ्रूट्स के जो छिलके हैं उन्हें भी आप डाल सकते हैं उस पिट में. एंड वाटर टाइम टू टाइम इन दैट पिट. और टाइम टू टाइम आपको उस पिट में, उस गड्ढे में क्या डालना है, वाटर भी डालना है. इफ यू फाइंड द एनिमल डंग देन पुट इट इन द पिट. और अगर आपको कहीं एनिमल डंग मिलता है, ठीक है, काऊ का डंग मिलता है, जिसे हम हिंदी में गाय का गोबर बोलते हैं, ठीक है, वो अगर आपको कहीं मिलता है तो आप उसे भी उस पिट में, उस गड्ढे में डाल सकते हैं. आफ्टर सम टाइम द थिंग्स डिकम्पोज. थोड़े टाइम बाद जो थिंग्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डिकम्पोज हो जाएंगे. डिकम्पोज मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रॉय नेचुरली, ठीक है, स्लोली डिस्ट्रॉय नेचुरली. जो चीजें हैं वो धीरे धीरे अपने आप, नेचुरली मीन्स जो हमने उस प्रोसेस को डिस्ट्रॉय करने में या उसको डिकम्पोज होने में उसकी कोई हेल्प नहीं की है ना, वो नेचुरली अपने आप डिकम्पोज हुई है, मीन्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं, एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं. और वो मिक्सचर क्या बन जाता है, हमारा मैन्योर या खाद. नाउ यू कैन यूज द मिक्सचर एज मैन्योर फॉर द प्लांट. और अब आप इस मिक्सचर को खाद की तरह प्लांट्स में या आपके फार्म में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन. जो फूड ग्रेन्स हैं उनका स्टोरेज हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हमने क्रॉप है, फसल उगाई है, तो वहां से जो भी ग्रेन्स मिले हैं हमें, फूड ग्रेन्स हैं, व्हीट, राइस, मेज, है ना, तो उन्हें हमें क्या करना है, केयरफुली स्टोर भी करना है ना, ताकि वो डैमेज नहीं हो, खराब नहीं हो, है ना. So when the farmer harvests the crop from the field, the most important thing that they worry about is its storage. जब फार्मर ने अपने फील्ड में से जो क्रॉप है उसे हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट मैंने आपको बताया था, फसल को कट करना एंड गैदर करना, इकट्ठा करने की जो प्रोसेसिंग है उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. तो हार्वेस्ट करने के बाद हमने फसल को, क्रॉप को कट कर लिया, हार्वेस्ट मीन्स, गैदर मीन्स इकट्ठा कर लिया है, बट अब हम उसे स्टोर कहाँ करें. सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिसके बारे में कोई भी फार्मर वरी होता है, चिंता करता है कि कैसे होगा, वो क्या होती है, उसकी स्टोरेज. उसे कहाँ हम कलेक्ट करके, स्टोर करके रखें. द फूड ग्रेन फ्रॉम द फील्ड आर पैक्ड इन सैक्स. और जो फूड ग्रेन है वो सैक मीन्स जो बोरे जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, बैग्स में या बोरों में उसे फिल किया जाता है उस क्रॉप को, एंड टेकन टू सिक्योर प्लेसेस यूजिंग ट्रैक्टर और बुलेट कार्ट और थ्रू एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. और ट्रैक्टर या फिर बुलेट कार्ट, जिसे हम बैलगाड़ी कहते हैं, उनका यूज करते हुए, या फिर किसी भी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम कोई अदर व्हीकल भी यूज कर सकते हैं. तो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हुए उन्हें सिक्योर सेफ प्लेसेस पर ले जाया जाता है. इट कैन बी अ रूम इन द हाउस. ये आपके घर में भी एक रूम हो सकता है. और कोल्ड स्टोरेज रूम, एक कोल्ड स्टोरेज रूम भी हो सकता है, ठीक है. कोल्ड स्टोरेज रूम क्या होता है, जहाँ पे उस जो क्रॉप है उसे स्टोर करके रखा जाता है, और वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है उस क्रॉप को कि वहाँ पे उसे मॉइस्चर नहीं मिले उस क्रॉप को. अगर उस क्रॉप को मॉइस्चर मिलेगा तो वहाँ पर, जब भी किसी चीज को हमने देखा था ना कि जब हमने हमारे सीड को प्रॉपर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर अगर मिला था तो क्या हुआ था, सीड जर्मिनेट होने लग जाते हैं ना, या फिर उनमें जर्म्स या बैक्टीरिया भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है. अगर हम किसी चीज को बहुत दिनों तक किसी एक रूम में बंद करके रखें और उसे मॉइस्ट करके रखें तो वहां पे क्या होता है, या तो फंगस है, बैक्टीरिया है, ये ग्रोथ करने लगते हैं जो, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स होते हैं, या फिर क्या होगा, उनमें जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है. बल्कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें तो उसे स्टोर करके रखना है, या तो नेक्स्ट ईयर यूज करने के लिए, अदरवाइज मार्केट में सेल करने के लिए, ठीक है. जितना फार्मर को रिक्वायरमेंट होता है उतना वो स्टोर रखते हैं अपने पास नेक्स्ट ईयर के लिए.
एंड बाकी जितना भी है वो मार्केट में सेल करते हैं। पर जब तक सेलिंग प्रोसेस नहीं होता है तब तक हमें उस जो ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन, उन्हें स्टोर करके संभाल कर रखना होता है ना, प्रोटेक्ट करके। तो उसे हम या तो घर के किसी रूम में, अदरवाइज कोल्ड स्टोरेज रूम में भी स्टोर कर सकते हैं। During the storage, it should be ensured that there is no moisture in the ground and no epidemic of the organism. तो हमें जब उन्हें स्टोर करके रखना है तो किन दो चीजों का ध्यान रखना है कि एक तो हमें वहाँ पे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए ग्राउंड में, जिस जमीन पर आपने वो रखी है सैक्स या बोरी, वहाँ पर बैग जो भी रखे हैं वहाँ पर उन्हें मॉइस्चर नहीं मिलना चाहिए। एंड दूसरा है वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका इन्फेक्शन या उनका फैलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। एपिडेमिक मीन्स होता है उनका इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड वो एरिया है जो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, मीन्स वहाँ पे जर्म्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाए। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। Now explore what measure are you taken to store the food grain throughout the year at your home. आप अपने घर पे भी गेहूं की जो बीट होते हैं, अनाज होते हैं, उनके जो दाने हैं उसे हम घर पे भी स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो हम कौन कौन से जो प्रिकॉशंस लेते हैं उनको, ठीक है, उनको क्या करने के लिए, फूड ग्रेन उनको स्टोर करने के लिए एंड सेफ रखने के लिए कौन से हम जो मेजर लेते हैं वो हमें बताना है। So, to keep the grains in our home safe for a year, it is kept in iron tanks. And in it, neem leaves are also added as a medicine which prevent from insect. तो हम बड़े बड़े जो आयरन के टैंक बने होते हैं, लोहे की एक टंकी या टैंक बोल सकते हैं जिसे, उस टैंक में हम अपने जो व्हीट ग्रेन्स हैं उसे, या जो भी ग्रेन्स हैं आपके घर में, उसे आप सेव करके रखते हैं। एंड उसके साथ आप क्या डालते हैं, ड्राइड नीम लीव्स डालते हैं, ठीक है। ड्राइड नीम लीव्स होती हैं एंटी बैक्टीरियल्स होती हैं, वो बैक्टीरिया को या जर्म्स को वहाँ पे ग्रो नहीं करने देती, ठीक है। तो एज अ मेडिसिन आप वहाँ पे ड्राइड नीम लीव्स उनके साथ रखते हैं जो उन्हें इंसेक्ट से प्रिवेंट करते हैं। नाउ earlier people used to make huge utensils out of the paper pulp for storage of food grain and put the leaves of neem tree in it for safe storage so that the food grain remain protected throughout the year. तो ancient time में, पुराने टाइम में जो हमारे grandfather grandmother थे या उनके भी ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर थे, वो लोग क्या करते थे, बहुत बड़े बड़े यूटेंसिल में बर्तन यूज करते थे, ठीक है। जिस तरह हम अभी आयरन का जो टैंक यूज कर रहे हैं उसी तरह उस टाइम वो जो यूटेंसिल या बर्तन यूज करते थे वो किससे बने होते थे, पेपर पल्प से, ठीक है। पुराना जो भी पेपर होता है उसे भिगोकर और उसे प्रेस या कूटा जाता था और फिर उसे सॉइल में मिक्स करके वो बर्तन का शेप दिया जाता, ठीक है। तो उस पेपर पल्प से बने हुए जो बिग बर्तन या यूटेंसिल्स जो होते थे उनमें वो फूड ग्रेन को स्टोर करते थे और उसमें नीम का जो ट्री है, नीम लीव्स, वो रखते थे सेफ स्टोरेज के लिए ताकि जो ग्रेन्स हैं वो थ्रू आउट द ईयर प्रोटेक्ट रहे। नाउ रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड, जो क्रॉप यील्ड है वो उसमें रिडक्शन में कमी कैसे आ सकती है। क्रॉप यील्ड होता है आपकी जो फसल का उत्पादन है, फसल की जो पैदावार है, ठीक है, कि हमारा इतना जो फार्म था उसमें हमें इतनी फसल हुई, इतने टन है ना हमारा क्रॉप हुआ, ठीक है, क्रॉप यील्ड। बट उसमें रिडक्शन भी हो सकता है, तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। So if it rains timely, then the crop yield in the farms is high. अगर टाइमली रेन हो गई है, बारिश हो गई है, जिस टाइम पे हमारी क्रॉप को वाटर का नीड था, पानी की नीड थी, उसी टाइम पे अगर रेन हुई है तो जो हमारे फार्म्स में होने वाली जो क्रॉप यील्ड है, हमारी फसल का उत्पादन है, वो बहुत ही हाई होता है, मतलब अच्छी फसल होती है। Sometimes it does not rain timely or due to heavy rainfall or no rainfall at all, the crops spoil. तो अगर टाइमली बारिश नहीं हुई है टाइम से, जिस टाइम पे हमारी क्रॉप को जरूरत थी, और इसके अलावा हैवी रेनफॉल मीन्स जरूरत से ज्यादा अगर बारिश हो गई, जितनी हमारी क्रॉप को नीड नहीं थी उससे भी ज्यादा रेनफॉल हो गया है, और नो रेनफॉल, और अगर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, ठीक है, इन तीनों ही केसेस में क्या होगा, जो हमारी क्रॉप है वो स्पॉइल हो जाएगी, मीन्स खराब हो जाएगी, ठीक है, डैमेज हो जाएगी। It has a very adverse effect on the earning of the farmers. Adverse means negative effect, ठीक है। अगर किसी फार्मर ने अपनी
फार्म में कोई क्रॉप ग्रो किया है, ठीक है, और अगर टाइमली बारिश नहीं हो पाई या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, तो उससे क्या होता है, उसकी क्रॉप क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है किसी भी फार्मर की अर्निंग पर, मतलब उसका जो कमाई थी, मनी आने का जो वे था। पर फार्मर जो होते हैं वो और कोई काम तो करते नहीं है, कोई जॉब तो करते नहीं है, उनके घर चलाने के लिए जो उन्हें एक्सपेंसेस अपने जरूरत होती है, मनी की जो नीड होती है, वो अर्निंग कहाँ से आती है, उसी क्रॉप को वो सेल करके उस मनी को लेते हैं, है ना, अपनी अर्निंग करते हैं। तो अगर वो क्रॉप ही स्पॉइल हो जाएगा तो उसकी अर्निंग पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ना, मनी नहीं मिलेगी उसे। Many times the crops are infected and hence destroyed। और बहुत टाइम क्या होता है, पेस्ट की वजह से, जो इंसेक्ट्स हैं उनकी वजह से क्या होता है, जो क्रॉप है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, ठीक है, और डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। Sometimes a farmer does not get the equal return of the total expenses that he make on cultivation। ठीक है, कल्टिवेशन मीन्स फार्मिंग के लिए, खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए उसने जो अपना जितने टोटल एक्सपेंसेस किए थे, खर्चे किए थे, ठीक है, जब एक किसान खेती करता है तो उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं ना, जब वो ट्रैक्टर चलाकर प्लगिंग करेगा उसमें भी उसका पैसा लगता है, ठीक है, उसके बाद उसने सीड लगाए, अगर वो मार्केट से बाय किए तो उसके लिए उसे मनी चाहिए, उसके बाद प्लांट का वाटरिंग है, हार्वेस्टिंग है ना, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी प्रोसेस है, सब में कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि फार्मर को जितना खर्चा उसने किया है उसके इक्वल भी उसे रिटर्न, उतने पैसे वापस उस क्रॉप को जब वो सेल करता है तो उसे नहीं मिल पाते। Now explore and write the answer of the following questions. Which medicines are used to protect the crop from diseases? क्रॉप को डिजीजेस से, बीमारियों से बचाने के लिए हम कौन से जो मेडिसिन हैं वो यूज करते हैं? सो वी कैन यूज गैमेक्सिन, यूरिया, DAP एक्सेट्रा टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम डिजीजेस। अभी हमने पेस्टिसाइड पढ़े थे, है ना, पेस्ट कंट्रोल पढ़ा था हमने कि हम पेस्टिसाइड से क्या कर सकते हैं, पेस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इंसेक्ट को जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं उन्हें हम डिस्ट्रॉय करके, किल करके अपनी जो फसल है उसे डिजीजेस से बचा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम गैमेक्सिन है, यूरिया है, डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP है जो हमने कल पढ़ा था, इन सारे जो पेस्टिसाइड्स हैं इनका हम यूज कर सकते हैं। Now, if there is less production of crops in any farmer's field, then find out the reason for the same। अगर किसी फार्मर की जो फील्ड में less production of crop, जो फसल का जो उत्पादन है, जो फसल उग रही है वो बहुत ही कम हो रही है वहाँ पर फसल, तो इसके लिए क्या रीजन हो सकते हैं, ठीक है। सो रीजन फॉर लेस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स आर, फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है कि some natural disasters like drought, heavy rainfall, hailstorm, severe cold, etc. can decrease the production of crop। ड्रॉट मीन्स हम अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ड्रॉट मीन्स क्या होता है, सूखा पड़ना, है ना, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। एंड हैवी रेनफॉल, जरूरत से ज्यादा बारिश हो गई है, एक्सेसिव रेनफॉल हो गया है। हेल स्टॉर्म, आंधी तूफान जिसे बोलते हैं ना, ओले गिरते हैं, व्हाइट कलर का एक जो आइस की होती है, राउंड राउंड बॉल सी, है ना, जिसे हम ओले गिरना बोलते हैं, उसे हेल स्टॉर्म कहते हैं। तो ओले गिर जाते हैं अगर, या बहुत जरूरत से ज्यादा अगर ठंड है, सीवियर कोल्ड है, तो इन सब रीजन की वजह से जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो सकता है, कम हो सकता है। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, फेलियर ऑफ सोइंग ऑफ क्रॉप्स इन टाइम। जो हम क्रॉप है, फसल है, उसे जो हम सो करते हैं, खेत में बीज हम सीड लगाते हैं, अगर उसका टाइम प्रॉपर नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पर हमने अगर अपनी फसल को खेत में नहीं बोया तो भी हमारी जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, उसका प्रोडक्शन कम होता है। एंड थर्ड पॉइंट इज लॉस ऑफ क्रॉप ड्यू टू एनिमल्स। एनिमल्स भी जब क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो उसकी वजह से भी क्रॉप को, फसल का लॉस हो सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज unavailability of proper irrigation facilities। irrigation facility means water facility। जब वाटरिंग करते हैं ना खेत में भी, टाइम टू टाइम हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी क्रॉप है उसे प्रॉपर पानी देना पड़ता है। तो अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर वाटर नहीं अवेलेबल हो पा रहा है अगर, तो भी जो क्रॉप है उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। And last point is, due to shortage of money, most of the farmers cannot purchase HYV
सीड्स। ओके, तो मनी की शॉर्टेज की वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो HYV सीड नहीं खरीद सकते हैं। HYV सीड्स क्या होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी, ऐसे सीड जिनकी यील्ड करने की, उत्पादन की जो क्षमता है, ठीक है। सीड तो बहुत तरह के मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो भी सीड हम सॉ कर रहे हैं, हमारे खेत में बो रहे हैं, उससे अच्छी फसल हो, ठीक है। तो उसके लिए स्पेसिफिक सीड्स आते हैं जिसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहते हैं, ठीक है। तो उस तरह के अगर सीड्स आप बाय करते हैं और अपने खेत में लगाते हैं तो आपका जो क्रॉप यील्ड है, फसल का जो उत्पादन है, वो बहुत ही अच्छा होता है, पर वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, ठीक है। इसलिए मनी की शॉर्टेज की वजह से जो फार्मर है उसे बाय नहीं कर पाते, खरीद नहीं पाते। क्लियर? Now, human beings started animal rearing to fulfill their requirements. Animal rearing means पशु पालन, ठीक है। पशुओं को, एनिमल्स को पालना शुरू किया ह्यूमन बींग्स ने, किसके लिए, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी जरूरतें, अपनी नीड्स पूरा करने के लिए। वो नीड्स इनकी मिल्क की नीड हो सकती है, ठीक है, अगर आप काउ को कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप शीप को अगर रियर कर रहे हैं तो आपको उससे वूल मिलता है, ठीक है। बुफेलो को आप रियर कर रहे हैं तो उससे भी आपको मिल्क मिलेगा। अगर आप हैंड्स को रियर कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो आपको एग्स मिलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग्स ने एनिमल्स को रियरिंग करना, पशुपालन करना शुरू किया। Due to this, man started getting the facility of food, transport and agriculture. और इसी के साथ साथ धीरे धीरे इसी के कारण क्या हुआ, उन्होंने अपनी फूड की जो फैसिलिटीज थी उसे सुविधा मिली, फूड की, भोजन की, ट्रांसपोर्ट की, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने लगे, एंड एग्रीकल्चर, उन्होंने, ह्यूमन बींग्स ने धीरे धीरे खेती करना भी सीखा। The fair started being organized for the buying and selling of animals. Animals की buying and selling means animals को बेचने और खरीदने के लिए क्या स्टार्ट हुए, फेयर, मेले लगाए जाने लगे, ठीक है। अभी भी हमारी कंट्री में कई प्लेसेस पर फेयर या मेले लगाए जाते हैं जहाँ पे लोग एनिमल्स को सेल एंड बाय करते हैं, बेचते हैं एंड खरीदते हैं। Festivals were being celebrated at the time of ripening of crops. और जब फसल की ripening का टाइम आता है, मतलब फसलें जब पक जाती हैं खेतों में, उन हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, या वो हार्वेस्ट कर ली जाती हैं, काट ली जाती हैं, तो उस वक्त उसे फेस्टिवल की तरह हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। Today we also celebrate festival and fair such as, कौन कौन से हम फेस्टिवल एंड जो फेयर्स हैं वो हम सेलिब्रेट करते हैं आज भी, that is such as animal fair in Pushkar on the Kartik Purnima, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा पर एनिमल फेयर लगाया जाता है, कहाँ पर, पुष्कर में। एंड द फेस्टिवल ऑफ ओणम इन केरला एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के टाइम पर, फसल को काटने के टाइम पर केरला में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ओणम फेस्टिवल, ओके। ओणम is celebrated on the occasion of the ripening of the crop of tea, ginger, cardamom, black pepper and wheat, as well as for the onset of the pleasant season. तो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जिनकी हार्वेस्टिंग पर ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो है टी मीन्स चाय, जिंजर अदरक, कार्डामम इलायची, ब्लैक पेपर काली मिर्च एंड व्हीट मीन्स व्हीट, ठीक है। इन सभी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग के टाइम पर वहां पर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। सिमिलरली ऑन मकर संक्रांति, पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु, ठीक है। इसी तरह मकर संक्रांति फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है एंड पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु, ठीक है। एट दिस टाइम द हार्वेस्टिंग ऑफ राइस क्रॉप स्टार्ट, और पोंगल के टाइम पर कौन सी जो राइस क्रॉप है वो हार्वेस्ट की जाती है, दैट इज राइस। Now explore and write the answer of the following. Presently, people rear many types of animals such as cow, buffalo, goat, sheep, camel, horse, etc. Draw the table given below in your copy and fill it. तो ये एक एक्सरसाइज है जिसे आप खुद कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप। नेम ऑफ द एनिमल्स, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं। नाउ यहाँ साइड में क्या लिखा है, बेनिफिट्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स एंड इट्स यूजेस। उस एनिमल से आपको क्या बेनिफिट हो रहे हैं, क्या लाभ हो रहा है, ठीक है, और आप उसका क्या यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, आपको आपके लिए दिया हुआ है, काउ से आप क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, मिल्क ऑब्टेन करते हैं, फिर उस मिल्क से आप कर्ड बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, ठीक है। एंड काउ डंग, जो गाय का गोबर है, वो भी आपको मिलता है गाय से, और आप उसका क्या यूज कर सकते हैं, काउ डंग का यूज आप कर सकते हैं फर्टिलाइजर मेकिंग में, है ना। फर्टिलाइजर बनाने में हमने देखा था, जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, उसमें उसको बनाने में हम काउ डंग का यूज कर सकते हैं। एंड मिल्क एंड कर्ड का हम कुकिंग ऑफ फूड में यूज कर सकते हैं, ठीक
ठीक है। इसी तरह बफेलो के लिए भी लिख सकते हैं, बफेलो से भी आपको क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, जिसको आप कर्ड में बना सकते हैं या फिर घी भी बना सकते हैं, ठीक है। एंड इसी तरह बफेलो डंग भी मिलेगा आपको, बफेलो का जो डंग है, और उसका यूज भी आप फर्टिलाइजर बनाने में कर सकते हैं, एंड मिल्क का यूज आप फूड मेकिंग में कर सकते हैं, खाना बनाने में। फिर गोट से आपको क्या मिलता है, गोट से भी हमें मिल्क मिलता है, ठीक है। एंड गॉट का जो डंग है उसे हम काउ डंग बोलते हैं, इसे, इसका होगा मेघाड़ी, ठीक है। एंड उसे भी आप कहाँ यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर बनाने में उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड शीप से भी आपको क्या मिलेगा, वूल मिलता है, ठीक है। एंड इसका भी जो डंग होगा उससे आप फर्टिलाइजर में यूज कर सकते हैं, जो वूल मिलता है उससे आप वूलन क्लॉथ बना सकते हैं, ठीक है। कैमल से आपको क्या मिलता है, कैमल के जो हेयर हैं या बाल हैं उसका यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। एंड उसके अलावा कैमल का यूज हम राइडिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है। कैमल पर बैठकर लोग सवारी करते हैं ना, या फिर कैमल राइडिंग होती है जिससे हम बोलते हैं, ठीक है। आप कैमल राइडिंग कर सकते हैं, एंड इसका जो पीसेज है उसका यूज आप फर्टिलाइजर में कर सकते हैं। हॉर्स से आपको हेयर मिलते हैं, एंड हॉर्स का भी पीसेज है, हॉर्स को आप राइडिंग में यूज कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग, और जो इसका पीसेज है उसे आप फर्टिलाइजर बनाने में उसका यूज कर सकते हैं। Now discuss and write the answer of the following. Which animals are reared in your nearby area? आपके नियर बाय एरिया में कौन कौन से एनिमल रियर किए जाते हैं, आपको उनके नेम बताने हैं। सो बहुत सारे एनिमल्स हैं, लाइक काउ, बफेलो, गॉट, शीप, कैमल, हॉर्सेस, डॉग, कैट एक्सेट्रा आर द रियर्ड एनिमल इन आवर नियर बाय एरिया, ठीक है। तो इस तरह जितने भी एनिमल्स हैं ये इसे आप रियर कर सकते हैं। In rearing of cattle, next question is, in ancient time, what would have been the reason for animal rearing? Ancient time means पुराने टाइम, ठीक है, जो अर्लियर टाइम था, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर या हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो रियरिंग किस लिए करते थे एनिमल की, ठीक है, क्या रीजन था। सो इन एंशिएंट टाइम एनिमल्स वर यूज्ड फॉर गेटिंग मिल्क, plugging field and transportation and as well as providing meat, ठीक है। पहले के टाइम में, अर्लियर टाइम में एनिमल रियर करने के ये 4 रीजन थे, ठीक है। उनसे हम एनिमल से मिल्क गेट करते थे, प्लगिंग फील्ड, खेत का प्लग करने में, जुताई करने में हम एनिमल्स का यूज करते थे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपने कैमल कार्ट है, बुलेट कार्ट है, हॉर्स कार्ट है ना, तो ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम यूज करते थे, एंड उनसे हमें क्या प्रोवाइड होता था, मीट भी प्रोवाइड होता था, ठीक है, लोग उनका मीट भी ईट करते थे। So in rearing of cattle, care is taken about providing clean and well ventilated shelters, proper and nutritious food, etc. to the animal. बट हम एनिमल्स की अगर रियरिंग कर रहे हैं तो हमें उनकी प्रॉपर टेक केयर करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है, ठीक है, अदरवाइज वो इल हो सकते हैं। तो हम प्रॉपर जो उनका टेक केयर है उसमें हमें क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड शेल्टर, क्लीन मतलब एकदम साफ सुथरा, और वेल वेंटिलेटेड मतलब हवादार, ठीक है, बहुत ही खुला वो एरिया होना चाहिए, और वहाँ पे जो एयर का वेंटिलेशन है, एयर क्रॉसिंग है, वो पूरा एकदम प्रॉपर होना चाहिए, उन्हें पूरा एयर मिलना चाहिए, ठीक है। वेल वेंटिलेटेड जो उनका शेल्टर है, जहाँ पे भी आप काउ एनिमल, किसी भी एनिमल को आप वहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। एंड उन्हें प्रॉपर एंड न्यूट्रिशियस फूड, जो उनके लिए हेल्दी फूड है, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है, वो एकदम हेल्दी रहे, इल नहीं हो, बीमार नहीं हो, उन्हें कोई डिजीजेस नहीं हो, तो आपको वैसा उन्हें फूड भी प्रोवाइड करवाना पड़ता है। When we fall ill, there is an adverse impact on our working efficiency. अगर हम बीमार हो जाते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, हमारी किस पर होता है, हमारी वर्किंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स हमारी काम करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, ठीक है। अभी हम जब नॉर्मल हैं, फुल हेल्दी हैं, तो अभी हम जितना जो वर्क कर सकते हैं उतना ही काम या उतना ही वर्क हम हमारा जब हम इल होंगे या सिक होंगे उस कंडीशन में हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जब हम इल होते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, या नेगेटिव जो उसका प्रभाव है वो किस पर जाता है, हमारी वर्किंग एफिशिएंसी मीन्स हमारी कार्य क्षमता पर, काम करने की हमारी कैपेसिटी कम हो जाती है। इसी तरह in the same way when the animals become ill there is an adverse impact on their working efficiency. इसी तरह अगर एनिमल भी इल होंगे तो उसका भी जो नेगेटिव इफेक्ट है वो उनकी कहाँ जाएगा, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी पे, काम करने की जो उनकी एफिशिएंसी है उस पर जाएगा, एंड उनकी
प्रोडक्टिविटी पर, ठीक है। मान लीजिए जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मिल्क उनका कम हो जाएगा, चाहे काऊ है वो फैलो है, ठीक है। तो अगर उनका हेल्थ प्रॉपर नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट आएगा उनकी हेल्थ का, उनकी काम करने की क्षमता पर और उनकी प्रोडक्टिविटी पर। जो भी वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, हमें मिल्क दे रहे हैं, डंग दे रहे हैं, जो भी, ठीक है, एक्सेट्रा। एनिमल्स सफर फ्रॉम मैनी डिजीजेस, इसके अलावा एनिमल्स बहुत सारी डिजीजेस से भी सफर करते हैं, उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, लाइक फुट एंड माउथ डिजीजेस, उनके माउथ में या फुट में डिजीजेस हो जाती हैं। नेक्स्ट इज मैस्टिटिस। मैस्टिटिस क्या होता है, इसमें जो एनिमल्स हैं उनका जो इम्यून सिस्टम है ना, सबकी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है, तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो उनके अपने खुद के जो टिश्यू है, ठीक है, हमारी बॉडी में भी होते हैं ना टिश्यू बोलते हैं जिसे हम, तो हमारी बॉडी में जो टिश्यू होते हैं या एनिमल्स की बॉडी में भी जो टिश्यू होते हैं, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही जो टिश्यूज हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, ठीक है। इसे ऑटो इम्यून डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम की वजह से हम क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं ना, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही टिश्यूज को डैमेज करने लग जाएगा तो हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे, है ना। तो ये एक डिजीज है मैस्टिटिस जो हो सकती है एनिमल्स को। एंड नेक्स्ट इज ल्यूपिस। इस ल्यूपिस में क्या होता है, जो एनिमल्स हैं उनकी जो ब्रेस्ट है जहाँ से आप एनिमल का मिल्क निकालते हैं, ठीक है, उस एरिया में क्या होता है, उन वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, जिससे उस वहाँ एनिमल्स को इन्फ्लामेशन होता है, जलन जैसा उन्हें फील होने लगता है, ठीक है। तो उनका जो ब्रेस्ट एरिया जहाँ से हम एनिमल्स का मिल्क निकालते हैं, काऊ है बुफेलो है, उस एरिया में उनका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस डिजीज को हम ल्यूपस कहते हैं। Now explore and write the answer of the following. Visit any cowshed in your nearby area and find out what sort of arrangement are done for the daily products. आप किसी भी अपने nearby जो cow shed में जहाँ पे cow को रखा जाता है वहाँ आप जा सकते हैं और उन्हें उनके लिए क्या अरेंजमेंट किए गए हैं वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक। Now, what do the animal rearer do when the animal get disease? Animal rearer जो पशुपालन करते हैं वो लोग क्या करते हैं जब उनके एनिमल्स को कोई भी डिजीज हो जाती है? So when the animal become ill, the animal rearer take them to the veterinary doctors to provide proper treatment. जो पशुओं की डॉक्टर, जैसे हम इंसान अगर इल हो जाते हैं, ह्यूमन बींग्स हम इल हो जाते हैं तो हम भी हमारे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, और इसी तरह जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं, एनिमल्स का जो ट्रीटमेंट करते हैं वो कौन से डॉक्टर होते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स बोलते हैं उन्हें, ठीक है। तो जो एनिमल रियरर है वो अपने एनिमल्स को उन वेटनरी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं ताकि वो उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके। ये देखिए यहाँ पे आपको एक काउ शेड दिखाया गया है, यहाँ पे बहुत सारी जो काउ है ग्रास या अपना जो भी फूड है वो ईट कर रही है। Nowadays, some people throw the food item leftover and wrapper etc. in plastic bag. आजकल क्या होता है, बहुत सारे जो लोग हैं अपना जो फूड आइटम जब वो थ्रो करते हैं तो वो प्लास्टिक के जो रैपर हैं, ठीक है, या प्लास्टिक के बैग हैं, उसी में ही क्या करते हैं, फूड को थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। एनिमल्स ईट दोज बैग्स, और एनिमल्स क्या करते हैं जब उस फूड को खाते हैं तो वो उस बैग को भी साथ में ही प्लास्टिक बैग को ईट कर लेते हैं। These plastic bags collect in their stomach, और ये जितने ज्यादा वो इस तरह प्लास्टिक बैग ईट करते जाते हैं तो वो प्लास्टिक बैग उनके स्टमक में जाकर कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक बैग है ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं। फूड तो क्या है, एनिमल डाइजेस्ट कर लेते हैं, बट ये प्लास्टिक बैग उनके पेट में जाकर एज इट इज रहते हैं, स्टोर होने लगते हैं। ड्यू टू विच देयर इंटेस्टाइन ब्लॉक एंड दे डाई, और उनकी बॉडी में जो इंटेस्टाइन है, फूड जो पाइप होती है जहाँ से फूड आगे की तरफ प्रोसेसिंग करता है ना, हमारी बॉडी में भी है ना पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें से फूड अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करता है, फूड का डाइजेशन होता है, बट वो उनकी बॉडी में, उनके स्टमक में क्या होगा, वो प्लास्टिक बैग कलेक्ट होने की वजह से उनका इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। Many people adopt animal rearing as their occupation, और बहुत सारे जो लोग हैं वो एनिमल रियरिंग को एक ऑक्यूपेशन की तरह, एक वर्क या बिजनेस की तरह स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो उससे मनी अर्न करते हैं। जैसे आप किसी से भी दूध लेते हैं तो जो आपको दूध देने के लिए आते हैं वो क्या कर रहे हैं, एनिमल रियरिंग कर रहे हैं, है ना, गाय भैंस बफेलो या काऊ जिसको भी वो रियर कर रहे हैं, तो उन्होंने उनकी रियरिंग को एज अ ऑक्यूपेशन, एज अ जॉब लिया है, ठीक है। वो उनका मिल्क निकालते हैं और फिर उसे सेल आउट करके वहां से मनी अर्न करते हैं। Like rearing of the cattle and selling of their milk is known as the dairy business, ठीक है। उस बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, डेयरी बिजनेस बोलते हैं, जिसमें कैटल को, पशुओं को रियर किया जाता है और उनका मिल्क
सेल किया जाता है। People who rear horses have many occupations like riding a horse car, participating in horse racing, arranging horses for sports, arranging horses for the bride and grooms in the marriage. और जो horse rearing करते हैं वो बहुत सारे purpose के लिए उस ऑक्यूपेशन को ले करते हैं, जैसे कि राइडिंग अ हॉर्स कार, घोड़ा गाड़ी जिसे आप बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा उस हॉर्स को हॉर्स रेसिंग में भी पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, उससे भी आप मनी अर्न कर सकते हैं। अरेंजिंग हॉर्सेस फॉर स्पोर्ट्स, किसी खेल के लिए, ये देखिए इस तरह गेम्स में हॉर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हॉर्सेस कहाँ से आते हैं, जो लोग हॉर्स रेयरिंग करते हैं उन्हीं से लेते हैं ना, तो वो उसके लिए भी मनी गेट करते हैं अगर आप वो किसी स्पोर्ट्स के लिए अपने हॉर्स प्रोवाइड करवाते हैं। एंड शादियों में आपने मैरिजेस में देखा होगा, ठीक है, दूल्हा दुल्हन के लिए भी हमें हॉर्सेस का अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो अब वहाँ पे भी वहाँ पर भी वो अपने हॉर्सेस का यूज करते हुए मनी को अर्न कर सकते हैं, ठीक है। वी गेट वूल फ्रॉम रियरिंग शीप, यहाँ पर हम जो शीप रियरिंग है उससे भी वूल गेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपकी बुक में शीप की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है, SHEEP आएगा, तो आप अपनी बुक में स्पेलिंग को कट कर दीजिए और यहाँ पे SHEEP लिख सकते हैं। Now think and answer the following. Which types of occupation are done through animals in rearing in your nearby area? आपके nearby area में animal rear करके किस तरह के occupation type हैं जो लोगों ने occupy किए हुए हैं? That is, many people in our nearby area adopt animal rearing as their occupation. रियरिंग ऑफ कैटल एंड सेलिंग देयर मिल्क, वो एक तरह का डेयरी बिजनेस हो गया है। इसी तरह अगर आप हॉर्सेस रियर कर रहे हैं तो आप उसे हॉर्स राइडिंग में, हॉर्स रेसिंग में, स्पोर्ट्स में हॉर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने शीप को अगर रियर किया है तो आप उसे वूल गेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का, कैमल को अगर आपने रियर किया है तो आप कैमल कार्ट की तरह उसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कैमल का राइडिंग में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। Now, what we learned from this lesson? In agriculture, the sowing of field is done by animals, plugging is done by tractor, and the cereals are separated by thresher. ठीक है, जो सोइंग है वो एनिमल्स के थ्रू कर सकते हैं, प्लगिंग हम ट्रैक्टर के थ्रू करते हैं, एंड जो सीरियल्स हैं या अनाज हैं उनका जो सेपरेशन है वो किसके थ्रू कर सकते हैं, थ्रेशर के थ्रू, ठीक है। अगर हमारे जो ग्रेन्स हैं उन पर कोई कवरिंग है तो हम उसे थ्रेशर के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं उस कवरिंग से। We get different types of products from animals. हम animals से different kinds के product get कर सकते हैं, like milk, ghee, dung, leather, etc. There are different type of work to be done in the occupation of agriculture. Agriculture means खेती या farming जो हम कर रहे हैं उस occupation में हम different kind के हमें work करने पड़ते हैं ना, और जब हम farming करते हैं तो ये सब हमने अपने लेसन में सीखा है। Now our chapter number 20 is completed.